क्या था कल के क्लास का, मतलब कुछ अच्छा कल तो क्लास नहीं हुई थी, तो शायद विंड्स का टॉपिक था ना, विंड्स। जी सर, टाइप और विंड्स बता रहे थे। अच्छा विंड्स बता रहे तो हमने, हाँ लू लू, चला था। लू, अच्छा ठीक है। लू हमने बता दिया होगा कि लू जो है, लू की बात हुई थी, तो इसके बारे में हमने बात कर ली थी कि लू क्या है। जब भी इस तरह से कोई विंड पूछा जाएगा, खासकर लोकल विंड, ठीक है, तो वो उसका एरिया पूछा जाएगा, ठीक है। तो जो लू है वो नॉर्दर्न इंडिया में चलता है। कहां पर? लू क्या है? लू इज ए लोकल विंड, है ना, इज ए लोकल विंड। ये एक स्थानीय पवन है। और कहाँ चलती है ये चलती है नॉर्थ इंडिया में। ओके, नॉर्थ इंडिया में ये पवन चलती है। और ये हॉट है ना, हॉट एंड ड्राई, है ना, हॉट एंड ड्राई ये पवन है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस है इसके, देखो एक निगेटिव इम्पैक्ट भी है, पॉजिटिव भी है। अगर हम बात करेंगे निगेटिव इम्पैक्ट की, तो निगेटिव इम्पैक्ट की, तो निगेटिव इसका ये है कि इससे हीट वेव चलता है। मतलब हीट वेव, है ना, हीट वेव। हीट वेव्स का मतलब है कि क्या बोलते हैं इसको, लू चलती है, यानी गर्म हवाएं चलती हैं इसमें। इसका नेगेटिव तो ये है कि इनसे गर्म हवाएं चलती है, हीट वेव से कई बार इससे लोगों की मौत भी हो जाती है। उसके उसके बाद उसका पॉजिटिव है, जो उसका पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव इसका ये है, या कह सकते हैं पॉजिटिव है कि ये इंडिया में, खासकर इंडिया में मानसून लाने के लिए इंपॉर्टेंट है, मानसून के लिए, ठीक है, मानसून के लिए। तो अगर ये नहीं होगी तो मानसून बहुत लेट हो जाएगा। देखो होता क्या है, जैसे ये इंडिया का मैप है, और इसमें जब ये यहाँ पर विंड चलता है, ये इस रीजन में, तो इस रीजन का जो प्रेशर है, इस रीजन का, ये विंड यहाँ पर चलता है, तो इस रीजन का क्या है, टेम्परेचर बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर लो होता है। जब प्रेशर लो होता है तो विंड यहाँ से इधर के लिए मूव करता है, और इसी वजह से मानसून लाने में ये सपोर्ट करती है ये विंड, ठीक है। तो ये था लू। तो सबसे पहले पूछेगा कि लू है क्या, तो लू इज ए लोकल विंड। कहाँ चलती है? नॉर्थ इंडिया में। कैसी है ये? तो ये हॉट एंड ड्राई है, शुष्क और गर्म है। इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हैं। निगेटिव ये है कि इससे हीट वेव चलती है, यानी बहुत गर्म हवाएं चलती है। कभी कभी इससे लोगों की मौत भी हो जाती है। उसके बाद है पॉजिटिव, क्या है कि इससे मानसून आता है। अगर ये नहीं चलेगी तो मानसून लेट हो जाएगा, है ना। तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष। उसके बाद हम देखते हैं कि एक टर्म था इसमें, सीजनल विंड। हमने कहा था कि विंड जो है वो 3 टाइप की हैं, है ना, 3 टाइप की हैं। और हमने ये भी कहा था एक विंड था लोकल विंड, जो हमने अभी डिस्कस कर ली है, कुछ एक अभी और कुछ लास्ट क्लास में। अब हम देखते हैं सीजनल विंड, है ना, सीजनल विंड। सीजनल विंड यानी इसको बोलते हैं मौसमी पवने, ठीक है। तो मौसमी पवने का मतलब क्या है? ये किसी सीजन में चलती है। ये किसी सीजन में चलती हैं। अब देखो, पहली बात तो जितनी भी सीजनल विंड्स हैं वो सभी चलती हैं पृथ्वी के रेवोल्यूशन के कारण, ठीक है। इनका मेन जो कारण होता है, तो कॉज लिख दीजिए पहले। कॉजेस क्या है? तो कॉज है इनका रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है, यानी पृथ्वी का परिक्रमण।
कारण है, हमने कई बार आपसे बोला भी है कि जो इंसिडेंट, जो घटनाएं साल में एक बार फिक्स टाइम पे होती हैं, तो उसको हम कहते, वो हमारा होता है पृथ्वी के परिक्रमण से, है ना, पृथ्वी के परिक्रमण से। सर जो सीजनल सॉल्वेंट्स का है सर कॉज सर। हाँ, यानी जो मौसमी पवने हैं ना, इनको हम बोलते हैं मौसमी पवने। तो मौसमी पवने का कारण है पृथ्वी का परिक्रमण, है ना, परिक्रमण। तो ये सर आपने स्टार्ट कब किया? बस अभी ही किया है, केवल लू विंड थी वो लिखी है, केवल लू तो पहले हो गई थी। उसके बाद हमने कहा है कि लोकल विंड्स हमने बताई हैं, और सीजनल विंड्स की बात हो रही है। सीजनल विंड्स में हमने कहा है कि सीजनल विंड के कारण क्या होते हैं। सीजनल विंड के कारण ठीक है है सर। पृथ्वी का रेवोल्यूशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन कौन सी विंड्स हैं इसमें, सीजनल विंड्स में। तो सब लोग जानते हैं जो मानसून है ना, मानसून, ये भी सीजनल विंड है, क्योंकि मानसून एक सीजन में आता है। मानसून भी अब इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है इसमें उसके बाद है वेस्टर्न डिस्टरबेंस, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ ये भी हम लोग कर चुके हैं, है ना, पश्चिमी विक्षोभ भी कर चुके हैं। उसके बाद है नॉर्थ ईस्ट मानसून, या हम कह सकते हैं साइक्लोन, इस तरह से। तो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून, पूर्वोत्तर मानसून। तो ये क्या है, ये सीजनल विंड्स हैं। मतलब आपने देखा होगा मानसून एक सीजन में आता है, ऐसा नहीं कभी भी आ जाएगा, उसका एक सीजन होता है पर्टिकुलर, तब आता है। और वेस्टर्न डिस्टरबेंस, उसका भी एक टाइम होता है, दिसंबर से मार्च तक का टाइम। और नॉर्थ ईस्ट मानसून, इसका भी टाइम होता है सितंबर से लेकर दिसंबर तक। तो ये है इसमें, क्योंकि हम लोग नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कर चुके हैं, साइक्लोन भी कर चुके हैं, और वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी कर चुके हैं, और मानसून भी कर चुके हैं। ये सारे टॉपिक हम लोग कर चुके हैं पहले से ही। अब सीधे सीधे हम आ जाते हैं, बताइए कोई यहाँ तक कोई डाउट हो इसमें किसी को तो? ठीक है, अब देखें, अब सीधे हम आ जाते हैं परमानेंट विंड पे। हमने कहा था कि 3 टाइप की विंड है। नेक्स्ट है इसमें परमानेंट विंड, परमानेंट विंड यानी स्थायी पवने। परमानेंट विंड, इसको हम बोलते हैं स्थायी पवने, स्थायी पवने। अब इसमें क्वेश्चन आपसे यही बन सकता है कि कौन सी परमानेंट विंड है और कौन सी सीजनल है, कौन सी लोकल है। ठीक है, वैसे कई बार आप बुक्स में देखोगे ना, तो आपको ये जो लू है ये भी आपको सीजनल में मिलेगी कभी कभी। ठीक है, तो लू सीजनल विंड भी है, कुछ कुछ बुक्स में इसको दिया होता है। तो वो अब देखते हैं परमानेंट विंड कौन सी होती है। परमानेंट विंड 3 टाइप की हैं। ठीक है, कौन कौन सी? पहली तो है ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड। इसका मतलब है कि इसको हम कहते हैं व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने। दूसरी है वेस्टर्ली, है ना, वेस्टर्ली। वेस्टर्ली मतलब पछुआ पवने, पछुआ पवने। उसके बाद है पोलर विंड्स, है ना, ध्रुवीय पवने। तो ये देखो, परमानेंट विंड है वो 3 है, ट्रेड विंड, वेस्टर्ली यानी पछुआ पवन, और पोलर यानी ध्रुवीय पवने। ये तीनों पवने ऐसी हैं जो परमानेंट हैं, यानी स्थायी हैं। ये तीनों पवने स्थायी हैं, जो हमेशा चलती रहती हैं। क्लियर है, हमेशा चलती रहती है। अब देखिए, इन परमानेंट विंड का सिर्फ ये पूछेगा कौन से एरिया में कौन सी चलती है। तो अगर आप इसका डायग्राम बना लेंगे ना, तो फिर कभी कंफ्यूज नहीं होंगे।
सब समझ में आ जाएगा। डायग्राम से डायरेक्शन भी और एरिया भी और उनकी प्रॉपर्टी भी। तो हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। डायग्राम तीनों पवनों का। पहले ग्लोब बनाना सही से, ठीक है, ग्लोब इस तरह से। और ये चलिए फिर से बनाते हैं, ज्यादा अच्छा नहीं बना तो ये है ग्लोब। अब इसमें आप देखिए कि 0 डिग्री मान लीजिए ये है ना, ये लाइन 0 डिग्री है ग्लोब में। अब इसमें देखना है कि 3 पवनें हमें लिखनी है। तो पहली जो है ट्रेड विंड हम देखते हैं। ट्रेड विंड चलती है हमारी यहां से, ये 23.5 है और ये 23.5 है, ठीक। ट्रेड विंड उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में इस डायरेक्शन में चलती है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये बना लेना, ये है ट्रेड विंड, ठीक। सर ये ईस्ट वेस्ट होती है। हाँ, और ये है इस तरह से। ध्यान से बनाना डायग्राम को, ठीक। ये है ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स। अगर किसी ने भी इस लाइन को अगर यहां टच कर दिया तो गलत हो जाएगा, है ना। इसको टच नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना है। हमारे किसी भी जगह टच नहीं हुआ, तो जब भी बनाना है संभल के बनाना है, डायरेक्शन बनाना है, ठीक है। तो कहीं भी ये टच नहीं हो रही। तो पहली बात है ये 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, भूमध्य रेखा तक नहीं चलती है ना। ट्रॉपिकल रीजन टू इक्वेटर रीजन, यानी ट्रॉपिकल रीजन से उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से ये भूमध्य रेखा की ओर चलती है ना। उत्तरी गोलार्ध में ये अपने से राइट हो जाती है, यानी राइट को हिंदी में क्या बोले, दाएं या बाएं? दाएं, दाहिने। हाँ, अपने से दाएं हो जाती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में ये जो है अपने से लेफ्ट यानी बाएं हो जाती है। तो एरिया आप समझ गए। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, कुछ बुक्स में लिखा होता है कि 23.5 से 5 डिग्री तक, तो ये कोई विंड है, कोई पैमाना नहीं है कि बिल्कुल फिक्स जाएगा। तो आप ऐसा लिखिए जिससे आप बच सकें एग्जाम हॉल में, मतलब आप बच पाए। ऐसा नहीं है कि आप एग्जैक्ट लिख दिया, नहीं चाहिए। तो हमने लिखा भूमध्य रेखा की ओर, टू इक्वेटोरियल रीजन, नॉट टू इक्वेटर। समझ रहे अल्ताफ, हम क्या बोल रहे हैं कि भूमध्य रेखा तक नहीं चलती हैं, भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। बहुत जरूरी होता है। और कई मैंने बुक्स में देखा है, लिखा होता है कि भूमध्य रेखा पर चलती हैं, ऐसा नहीं है। देखो अब ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, जो ये वाला है, ठीक है, जहां पर ये विंड नहीं है ना, ये जो एरिया है यहां पर कोई पवन नहीं है क्षैतिज, तो इसी एरिया को हम कहते हैं डोल ड्रम, डोल ड्रम, ठीक है। यानी भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र डोल ड्रम कहलाता है, यानी शांत पेटी। इसकी हिंदी होती है शांत पेटी, है ना। यहां पर कोई भी क्षैतिज पवन नहीं चलती, यानी हॉरिजेंटल विंड नहीं चलती, ठीक है। यहां पर कोई भी हॉरिजेंटल विंड नहीं चलती, केवल वर्टिकल चलती है। हमने आपको बताया भी था सबसे ज्यादा
संवहनीय वर्षा सर क्षैतिज सर पवन लिखे हैं यहाँ सर, क्षैतिज पवन लिखे हैं सर, हाँ हाँ हाँ, चलती नहीं चलती। नहीं चलती है। क्षैतिज का मतलब है इस तरह से पवन नहीं चलती है कोई भी, मतलब ऐसा ये पवन ऐसे नहीं जाती ना ये आती है, यहाँ पर पवनें वर्टिकल चलती हैं, ऐसी ऐसी, यानी लंबवत चलती हैं, ऐसी नहीं चलती पवन। ठीक है, ऐसी पवन नहीं चलती हैं, यहाँ पर वर्टिकल चलती है। और मैंने आपको बताया था कि लंबवत चल पवन जैसे देखो क्या होता है, एक पवन, घर से फोन आ रहा है क्या बात, एक मिनट, घर से फोन आ रहा है। तो जैसे हम बता रहे थे आपको कि यहाँ पर कोई भी क्षैतिज पवन नहीं चलती है, क्योंकि जैसे दो चीजें हैं, एक पवन, एक विंड इधर से आ रही है, एक विंड इधर से आ रही है, तब दोनों, जैसे ये चीज है, तो अगर दोनों बराबर आ रही है फोर्स से, तो यहाँ पे टकरा जाएंगी, ठीक है, तो ना ये आगे बढ़ेंगी ना ये आगे बढ़ेंगी, दोनों विंड, ये वाली भी और ये वाली भी एक ही स्पीड की हैं, एक ही गुणधर्म गुणधर्म और प्रॉपर्टी सेम है सभी में। तो कोई भी विंड, ये वाली विंड इसको इधर नहीं बढ़ा सकती, ये वाली इधर नहीं बढ़ा सकती, तो दोनों विंड आपस में एक दूसरे को टच नहीं करती है, क्रॉस नहीं करती है, ठीक है, तो इसलिए वहां पे हवा जो है इस तरह से ऊपर उठने लगती है, दोनों तरफ से दबाव पड़ता है, तो हवा इधर उधर न जाके सीधे ऊपर उठने लगती है, इसीलिए यहाँ पर पवनें क्षैतिज न चल के लंबवत चलती है, मतलब वो पवनें इस तरह से चलती हैं, इस तरह से, ठीक, इस तरह से पवनें चलती हैं यहाँ पर, है ना, तो इस तरह से यहाँ पर पवनें चलती हैं, तो ये है, तो ये आपको समझ में आ गया कि ट्रेड विंड का एरिया कौन सा है, ट्रेड विंड का दिशा कैसे है। अब इनकी दिशा जो है उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में जो भी है आपको दिख रहा है लेफ्ट राइट, तो वो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, है ना, तो लिख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ विंड डिसाइडेड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ, डायरेक्शन ऑफ विंड डिसाइडेड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ, या कोरियोलिस फोर्स, या कोरियोलिस फोर्स, स्थायी पवनों की दिशा पृथ्वी के घूर्णन द्वारा निर्धारित होती है, स्थायी पवनों की दिशा पृथ्वी के घूर्णन द्वारा निर्धारित होती है, या कोरियोलिस बल के कारण होती है, एक ही बात है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था जब आपको हमने साइक्लोन समझाया होगा तब, है ना, साइक्लोन जब मैंने बताया था तब भी वहां पे ये डिस्कस हुआ होगा कि कोरियोलिस बल के कारण। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को समझ में आ गया पूरा? सचिन बताओ, स्वप्निल? यस सर, एक बार हिंदी से रिपीट मारिए सर। हिंदी में, दोनों गोलार्धों की पवनों की दिशा पृथ्वी के घूर्णन से निर्धारित होती है ना, या कोरियोलिस बल के कारण निर्धारित होती है। दूसरा हम देखते हैं पछुआ पवने, ठीक है, पछुआ पवने। अभी जो पछुआ पवने हैं वो इस रीजन में चलती है, इस रीजन में, इस तरह से चलती हैं ये, ठीक है, इस डायग्राम पूरा बना लेना आप लोग, यानी लगभग 40 डिग्री से लेकर जो वेस्टर्ली हैं, है ना, जो वेस्टर्ली हैं उनका है लगभग 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ से लेकर 45 डिग्री या 60 डिग्री तक है, मतलब ये मान लीजिए कि ये होती है लगभग 60 या 65 डिग्री तक,
66 डिग्री तक, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, पछुआ पवन है, इनकी दिशा पश्चिम से पूरब की ओर होती है। जैसे यहाँ भी देखो, पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। तो देखो इसको अब देख के आप लिख सकते हो। अगर हम बात करेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर की, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, तो आप क्या लिखोगे डायरेक्शन? उत्तरी गोलार्ध में ये उत्तर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। देखो बहुत सिंपल सा डायग्राम से आपको समझना है। ये जो डायरेक्शन है ना, ये वाला क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, तो वही चीज है। अब उसके बाद है साउथ हेमिस्फीयर। साउथ हेमिस्फीयर तो ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती है ना, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, ये चीज है। ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती है। अब इसमें देखो कुछ भी रटना नहीं है, बस केवल डायग्राम देख के समझना है। हमने बता दिया कि 35 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री तक चलती है दोनों गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में उनका डायरेक्शन है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये वाला, और दक्षिणी गोलार्ध में है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ये वाला। ठीक है, इनको स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। इनको स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। जैसे आपने सुना होगा रोरिंग फोर्टीज, दहाड़ता चालीसा, सुना है ना, रोरिंग फोर्टीज। तो इनको लोकल नाम से भी जाना जाता है, रोरिंग फोर्टीज, रोरिंग 50s या 60s। मेरी बात समझिए कि जो पवन 40 अक्षांश के आसपास चलती हैं, 35 और 40 के पास, उसको हम बोलते हैं रोरिंग 40s। इन्हीं पवनों को लोकल नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लोकल नाम से। लोकल नाम से कैसे? जो 40 डिग्री के आसपास चलती हैं, 40 डिग्री के आसपास चलती हैं, स्पेशली साउथ में, मोस्टली साउथ में ज्यादा चलती हैं ये, साउथ में, तो उसको हम बोलते हैं रोरिंग 40s, है ना। रोरिंग 40 तो दहाड़ता चालीसा, हम लोग बुक्स में ऐसे ही पढ़ते हैं, दहाड़ता चालीसा। ठीक है, दहाड़ता चालीसा। अब रोरिंग 50, दहाड़ता चालीसा का मतलब क्या है कि 40 डिग्री के आसपास है। रोरिंग 50s मतलब 50 डिग्री के आसपास है। उसके बाद है, सर दहाड़ता क्या लिखे हैं? अरे भाई, दहाड़ता चालीसा मतलब लोकल नाम है इसके। जो 40 डिग्री के आसपास चलती है उसको दहाड़ता चालीसा कहते हैं, और 50 के आसपास चलती है उसको पचासा कहते हैं, 50s कहते हैं, और जो 60 डिग्री के आसपास चलती है उसको 60s कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं साठा, है ना, दहाड़ता साठा, कुछ ऐसा ही नाम है। बस इतना है, 40 पे चालीसा, 50 पे पचासा और 60 पे साठा करके, तो 50s, 40s, 50s एंड 60s। ये लोकल नाम है वेस्टर्ली विंड के। लिख लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। जी सर। इसी तरह से आपको समझना है। अब जो पोलर विंड है, पोलर विंड का डायरेक्शन और एरिया। अब देखिए, पोलर विंड यहां से चलेगी, पोलर विंड का डायरेक्शन भी समझना है। ध्रुवीय पवनों का डायरेक्शन ये है, और ये वाला डायरेक्शन ये होगा। हमने आपको एक बार शायद वो ग्लोब लेके समझाया होगा। अगर कोई चीज है, इधर कोई क्यों घूमती है, अगर पृथ्वी ऐसे घूमती है तो पोलर विंड समझ लीजिए कहां से कहां तक है। इसको मिटा देते हैं, पोलर विंड। तो पोलर विंड है 90 डिग्री टू, पोलर विंड
है ना। पोलर विंड कहां से है, 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। तो ये है, तो ये मतलब 90 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री तक है। ठीक, अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्शन क्या होगा इनका, है ना, यानी नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, यही है जो इनका है, वो इनका है। देख रहे हो आप, जो ट्रेड विंड का है वही इनका है। तो ये है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, ये है ना उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। उसके बाद है साउदर्न हेमिस्फीयर में, ये कैसी है, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, इधर से चल रही है ना, साउथ ईस्ट, सॉरी साउथ हेमिस्फीयर में कैसे चलती हैं ये, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। देखो इस पवन की हम दिशा बता रहे हैं आपको। ये जैसे जैसे इंडिया है, इंडिया में अगर हम बात करें ऐसे, तो ये साउथ ईस्ट है ना, साउथ ईस्ट से किधर जा रही है, नॉर्थ वेस्ट की ओर, है ना। तो वही चीज यहाँ पर है। तो ये दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। और हमने फिर बताया है, कई बार बता चुके हैं, इनमें से किसी का डायरेक्शन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए। वैसे इतना ध्यान रखना है, जो भी डायरेक्शन विंड का होता है, डायरेक्शन वो पृथ्वी पर खासकर स्थायी पवनों का वो निर्धारित होता है पृथ्वी के घूर्णन से, यानी रोटेशन ऑफ अर्थ और कोरियोलिस फोर्स से। ये हमने पहले बताया था, अगर पृथ्वी ऐसे घुमा दोगे तो कोई सी खड़ी है तो इधर मुड़ जाएगी, वैसी चीज यहाँ पे है। तो ये ध्यान रखना है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, विंड्स में सबको क्लियर है? जी सर। ठीक है, अर्चना जी, दर्शन, सचिन, स्वप्निल, Yes, sir, clear है। हाँ। अब नेक्स्ट टॉपिक आगे, विंड्स के बाद विंड्स के बाद टॉपिक इसमें देखते हैं। चलिए, वैसे ज्यादातर आपका रेनफॉल हो गया है और विंड्स भी हो गया है, ठीक है, एटमॉस्फेयर भी हो गया है, एल्बिडो वगैरह सारा कुछ हो गया है। कोई नहीं, एक बार सिलेबस एक नया टॉपिक शुरू कर देते हैं, ओशियन। अगर कोई छूटेगा तो फिर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओशियन, है ना, ओशियन या ओशनोग्राफी, ठीक है, ओशियन या ओशनोग्राफी। तो जब ये हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं तो ये ध्यान रखना पड़ता है हमें कि हमें इसके अंदर पढ़ना क्या है। तो एक तो है ओशियन और सी। आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमें पहले ये जानना चाहिए कि इनका, इन दोनों का लोकेशन क्या है ना, लोकेशन क्या है इन दोनों का। ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी के 2009 या 10 में कि सेल वी सी कहां पर है, सेल वी सी। तो उन्होंने एरिया पूछा था। तो लोकेशन इनकी सबकी बहुत जरूरी है, ओशियन और सी की। ठीक, अगर हम बात करेंगे ओशियन की तो इसकी आप डेफिनेशन क्या दोगे वो एक बार देख लीजिए, है ना। लार्ज वाटर बॉडी, लार्ज वाटर बॉडी, ठीक है, एक बहुत बड़ी जल राशि है, लार्ज वाटर बॉडी। ऑल ओशियन, ठीक है, क्या है, ऑल ओशियन, है ना, ऑल ओशियन कनेक्ट विथ वन अनदर, सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं।
all ocean connect with one another. ठीक है, with one another, यानी महासागर एक बड़ी जलराशि है जो सभी आपस में जुड़े हुए हैं, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, अब ये कितने महासागर हैं उसकी हम एक बार बात कर लेते हैं। कितने महासागर हैं? तो पहला है, इसमें है पैसिफिक ओशियन, यानी प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। उसके बाद है अटलांटिक महासागर, हम साइज के हिसाब से लिख रहे हैं, ठीक है, अटलांटिक महासागर, ओशियन। उसके बाद है इसमें तीसरा है इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। उसके बाद है साउदर्न ओशियन, साउदर्न ओशियन, साउदर्न ओशियन। और उसके बाद है आर्कटिक ओशियन। और कोई है बताएं? 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 हैं जो आपके ओशियन है, और ये साइज के अकॉर्डिंग है। ठीक है, सबसे बड़ा जो है वो प्रशांत महासागर है, उससे छोटा अटलांटिक महासागर है, फिर इंडियन ओशियन है, फिर साउदर्न ओशियन है, फिर आर्कटिक ओशियन है ना। अब एक बार वैसे जहां तक है, अच्छा ग्लोब में इसको सबकी लोकेशन पता है आप लोगों को, कहाँ पे कौन सा है? आप लोग इसकी हाँ, तो ठीक है गुड्डू, देख लेना। सचिन, एक एटलस में कहाँ पे क्या है। अब इनसे क्वेश्चन बस यही बनेगा कि कौन सा कंट्री किससे टच नहीं हो रहा है बाउंड्री में। तो आप ओशियन देखना, और ओशियन के पास में कौन सा कॉन्टिनेंट है वो देखना। इसके नोट्स आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, पता नहीं वो क्या पूछ लेगा, है ना। जैसे मान लीजिए उन्होंने दे दिया ऑप्शन में जापान, इंडोनेशिया, फिजी और अर्जेंटीना, फिर पूछ लिया कौन सा देश प्रशांत महासागर की सीमा से नहीं लगता है, तो अर्जेंटीना नहीं लगता है। तो वो लोग महाद्वीप भी पूछ सकते हैं, वो लोग देश भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग उसको समझ लेना। और सी का मतलब होता है कि एक ऐसा वाटर बॉडी है ना, ये स्मॉल या मीडियम, ठीक है, स्मॉल या मीडियम एक वाटर बॉडी है ना, एक वाटर बॉडी है जो एक या दो ओर से, है ना, वन साइड या टू साइड, कभी कभी चारों तरफ से। ठीक है, तो वन साइड या कह सकते हैं, हाँ, वन साइड या टू साइड्स, इस तरह से कवर विद वाटर बॉडी, कवर विद वाटर बॉडी, कवर विद लैंड, सॉरी, कवर विद लैंड। यानी जो सागर होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं, सागर जो है सी साइज में छोटे होते हैं, कभी कभी 2 साइड से, कभी कभी 3 साइड से, कभी कभी 4। लैंड क्या मैंने बोला? लास्ट में क्या लिखे सर? सुन लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। कभी कभी एक साइड से, कभी कभी 2 साइड से वो स्थल से घिरे होते हैं, कवर विद लैंड, लैंड माने स्थल। कभी कभी वो एक साइड से, कभी 2 साइड से, कभी वो
चारों तरफ से स्थल से घिरे होते हैं, तो उनको हम सागर बोलते हैं। ठीक है, तो सागर समझ में आ गया कि पहली बात है उनका आकार छोटा होता है महासागर से, जैसे अरब सागर है, मेडिटेरियन सागर है, ठीक है, तो और डेड सी है, रेड सी है, कैस्पियन सी है, तो इनका साइज छोटा होता है और एक साइड से कम एक साइड पर, नहीं तो दो साइड पे स्थल का होना बहुत जरूरी है, लैंड का होना, भूमि का होना। ठीक है, तो ये है। अभी अगर हम बात करें कि अर्थ पे, है ना, अर्थ पर कितना वाटर बॉडी है, ओशन कितने पे है, 71%, है ना, 71% पर वाटर है। ठीक है, 71%, यानी अर्थ के पृथ्वी के 71% पर वाटर बॉडी है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां से क्या क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, पहला पॉइंट इसमें पहली चीज ये होगा कि ओशनिक सैलिनिटी, है ना, ओशनिक सैलिनिटी मतलब महासागरीय लवणता। ठीक है, महासागरीय लवणता, तो महासागर में लवणता क्या होती, कैसे होती। दूसरा क्वेश्चन बनेगा ओशनिक करंट, है ना, ओशनिक करंट, यानी महासागरीय धाराएं। तो दो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें कि महासागरीय धाराएं। तो अभी हमें इन दो टॉपिक को समझना है और इससे पहले हम शुरुआत करते हैं ओशनिक सैलिनिटी की। ठीक है, महासागरीय लवणता की, महासागरीय लवणता की, ओशनिक सैलिनिटी। ठीक है, महासागरीय लवणता। देखिए, महासागरीय लवणता क्या होती है वो समझना पहले तो है कि सेडिमेंट इन ओशनिक वाटर, sediments in oceanic water is oceanic salinity, यानी महासागर में अवसादों की मात्रा को हम लवणता कहते हैं। तो लिख लीजिए, सेडिमेंट्स, है ना, सेडिमेंट्स इन ओशनिक वाटर, ओशनिक वाटर, है ना, इज सैलिनिटी। बाकी ऐसा भी दिया होता है पर ग्राम सोडियम, पर ग्राम सोडियम या पर ग्राम सैलिनिटी इन ओशनिक वाटर इज नोन एज द ओशनिक सैलिनिटी। एक ही बात है, यानी पर ग्राम, प्रति ग्राम, यानी 1 ग्राम जल में कितना लवण है, कितना नमक है, ये कहलाता है लवणता। जैसे मान लीजिए कि समंदर का पानी है 1 लीटर, है ना, इस 1 लीटर में, जैसे 1 लीटर का मतलब है कि 1000 ग्राम, यही होगा ना, 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम में कितने ग्राम नमक है ना, जो सॉल्ट है वो कितना है, यही होगा ना, कितने ग्राम सॉल्ट है, 1000 ग्राम पानी में कितने ग्राम सॉल्ट है, वही हम कहते हैं ओशनिक लवणता। अब देखिए, तो ये तो हो गया, तो यानी जो भी समंदर के जल में घुले हुए सोडियम है उनको हम कहते हैं ओशनिक लवणता। अब देखते हैं एवरेज
और सोडियम ओसनिक सैलिनिटी क्या होती है वो तो आप समझ गए, ठीक है। महासागरीय में महासागर के जल में घुले हुए लवणों की मात्रा को महासागरीय लवणता कहते हैं। अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम ओसनिक लवणता एवरेज कितनी है और मैक्सिमम कितनी है, ठीक है, और सोर्स क्या है, जो सोर्स है वो क्या है ना, जो सोर्सेस हैं वो क्या है, कौन कौन से सोर्स हैं, यानी महासागरीय जल में क्या क्या सोर्स है लवणता के। पहली बात एवरेज सुन लीजिए, तो एवरेज है 35, है ना, 35 पर 1000, ये जान लीजिए 35 पर 1000 ये एवरेज सैलिनिटी है, यानी समंदर के पानी में 1000 ग्राम में, ये पर 1000 है, अगर हम लिखते हैं ये वाला तो पर 100 हो गया, एक जीरो और लगा दिया तो हो गया वो पर 1000, ये सिर्फ आपको यही मिलता है देखने को। तो एवरेज का मतलब है 1000 ग्राम में 35 ग्राम नमक होगा, ठीक। अब मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम है 320 पर 1000 तक, वो कहाँ है वो हम बताएंगे आपको, ठीक, कहाँ है, चलिए लिख ही लीजिए। सबसे ज्यादा जो है लवणता है वो है बान लेक में, वान लेक, ये कहां पर है, टर्की में, बान झील ये टर्की में है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है डेड सी, ये इजराइल में है, इसको कहते हैं मृत सागर, तो सबसे ज्यादा मृत सागर में है। उसके बाद है तीसरा नंबर है ग्रेट सॉल्ट लेक, ये यूएसए में है, तो तीसरे नंबर पे ये आता है ग्रेट सॉल्ट लेक। उसके बाद है इसमें रेड सी, ठीक है, उसके बाद है इसमें रेड सी, थर्ड नंबर पे रेड सी। तो बाल लेक, डेड सी, ग्रेट सॉल्ट लेक और रेड सी। इंडिया में सबसे ज्यादा सलाइन वाटर बॉडी है वो है सांबर लेक का, यहाँ पे कहीं लिख लीजिए इंडिया में, है ना, इंडिया में सबसे ज्यादा सॉल्ट वाटर है वो है सांबर लेक का, ठीक है, सांबर लेक यानी कहां पर है, ये राजस्थान में, तो लगभग इसमें 180 है, 180,000, है ना, तो लगभग ये है। तो भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील है वो है सांबर झील, लगभग 120 180 है, ठीक है। तो ये हो गया कि सर इसमें जो आपने लिखा है एवरेज सैलिनिटी, ये 35 ग्राम प्रति लीटर होगा ना? हाँ, वो लीटर का मतलब 1000 ग्राम ही तो होता है उसमें, लीटर में, जी हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। ग्राम में मेजर किया जाता है ना, इसलिए तो ये है, इसलिए 2 जीरो लगाए हमने। तो अब देखते हैं कि सोर्स ऑफ सैलिनिटी, कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे किन किन सोर्स से सैलिनिटी बढ़ती है, ठीक है। मतलब एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था 2011 में कि सबसे ज्यादा लवणता का सोर्स क्या है, ठीक, तो ज्यादातर स्टूडेंट ने गलत किया था और एग्जाम का आंसर किया आया था उसमें भी गलती आया था आंसर पहली बार में, तो फिर भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये पानी है ना, ये पानी है, ये गिलास है पानी का, तो हम इस पानी को कितने तरीके से नमकीन बना सकते हैं, कितने तरीके से,
है ना, ये पानी है ग्लास का। एक तो तरीका ये हो सकता है कि हम इस गिलास में चम्मच भर के नमक डाल दें, मतलब बाहर से नमक डाल दें। एक तो तरीका ये हो सकता है इस पानी की नमकीन बढ़ जाए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यहां से कोई हम नीचे से कुछ लगा दें, नीचे से कुछ नमक डाल दें, तो भी हो सकता है ना। और तीसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर इसके अंदर कोई एनिमल है, इसके अंदर कोई भी जानवर है, कोई भी प्लांट है, अगर वो मरता है ना, मान लीजिए गिलास में छिपकली छोड़ दे, वो मर जाए उसके अंदर, तो छिपकली में सोडियम होता है, मतलब हर एनिमल में होता है कुछ ना कुछ नमक का अंश, तो उससे भी नमकीन हो जाएगा। तो यानी पानी को नमकीन करने के 3 ही तरीके हैं। या तो नीचे से कुछ इंजेक्ट किया जाए, या उसके अंदर कुछ लिविंग हो, मतलब जीवित प्राणी हो, चाहे तो वो पौधा हो या कोई एनिमल हो। अगर वो उसमें मर जाएगा, तो सड़ेगा, गलेगा, तो वो नमकीन करेगा। अब ये 3 सोर्स हैं। अब 3 सोर्स की हम बात करते हैं। तो 3 सोर्स में ऊपर से जो सोर्स जाएगा, सबसे ज्यादा इससे नमकीन होता है, सबसे ज्यादा। ठीक, अब देखिए, सबसे पहला सोर्स है इसमें लैंड, यानी भूमि। भूमि का मतलब है चट्टान। जो भूमि, जो हमारी लैंड है, जो हमारी भूमि है, वो नदियों द्वारा, पवन द्वारा, ग्लेशियर द्वारा ले जाया जाता है नमक या अवसाद जो हमारे चट्टानों का है। बीपीएससी में मिस्टेक क्या हुई थी, बीपीएससी में ये हुआ था, उन्होंने रिवर को बता दिया था, और जबकि रिवर नहीं होता है। रिवर सोर्स नहीं है, रिवर माध्यम है। गिलास का पानी ना तो खट्टा है ना मीठा है, पानी है वो सिर्फ, ठीक है। अब उसके अंदर जैसी चीजें डाल दोगे वैसे ही हो जाएगा वो, है ना। मिर्च डाल दोगे तो मिर्ची हो जाएगी, नमक डाल दो नमकीन हो जाएगा, चीनी डाल दो तो मीठा हो जाएगा। तो वही चीज है। तो नदियां है वो सोर्स नहीं है, नदियां माध्यम है। तो नदियां जिस एरिया से गुजरती हैं, वहां के चट्टानों को काटती हैं और अपने साथ में सेडिमेंट लाती हैं, अब वो जाके समंदरों में, ओशियन में गिराती हैं, ठीक है। तो जहां से गुजरती है भूमि है। उसके बाद सोर्स है इसमें ज्वालामुखी, वॉल्केनो। जो हमने ये बताया ना, ये वाला, मतलब नीचे से, जैसे ये पृथ्वी है, ये पानी भरा हुआ है, तो अगर इसमें वॉल्केनो ब्लास्ट होता है, तो वो भी, उसमें भी कई सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं वॉल्केनो में भी, जो नमकीन बना देते हैं समंदर के पानी को। और तीसरी चीज, ओशनिक लाइफ, महासागरीय जीवन, यानी जो महासागरों में पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, वो भी, ठीक है। तो एक तो वॉल्केनिज्म है, दूसरा है ओशनिक लाइफ, मतलब महासागरीय जीवन। तो ये 3 चीजें हैं जो समंदर के पानी को नमकीन बनाती हैं, भूमि, वॉल्केनो और ओशनिक लाइफ, ठीक है। तो ये था महासागरीय लवणता। और महासागरीय लवणता को प्रभावित कौन कौन करता है, तो प्रभावित नदी करती है, ठीक है। फिलहाल अभी इतना ही समझ लीजिए आप कि ये पॉइंट पहला था हमने कि महासागरीय लवणता होती क्या है, अधिक एवरेज कितनी है, अधिकतम कितनी है, और जो वर्ड के हैं, फिर सोर्स क्या है। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा। अब इसका देख लीजिए इंपॉर्टेंस क्या है ना, महासागरीय लवणता का इंपॉर्टेंस। तो लिख लीजिए इंपॉर्टेंस ऑफ सैलिनिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ सैलिनिटी। ठीक है। तो क्या है महत्व लवणता का। पहले तो बात है कि एक्सिस ऑफ सॉल्ट, इससे नमक की प्राप्ति होती है ना। सबसे पहली बात है कि इससे नमक की प्राप्ति होती है।
पहली चीज। दूसरा, ये जो है ना टेम्परेचर को मेंटेन करता है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है। देखिए अगर मान लीजिए किसी एरिया में, देखो नमक क्या है, मिनरल है, मिनरल क्या है, सॉलिड होता है ना, बात ध्यान समझना। तो जब कोई चीज सॉलिड है तो वो सूर्य की आने वाली किरणों को ज्यादा रोकेगी, है ना। अगर उसमें गाढ़ापन है तो वो ज्यादा लिखेगा। तो टेम्परेचर भी कंट्रोल करता है ये, टेम्परेचर कंट्रोल। उसके बाद क्या है, ये ओशनिक करंट को भी चलाने में काम करता है, यानी ओशनिक प्रेशर में भी ये हेल्प करता है। ओशनिक प्रेशर मतलब महासागरीय दाब। अब मेरी बात समझिए, तीनों पॉइंटों, तीनों। सॉल्ट आप समझते हैं कि नमक हमें समंदर से मिलता है। दूसरा है टेम्परेचर कंट्रोल। नीचे क्या लिखा सर, ओसनी सर क्या लिखे हैं? ओशनिक प्रेशर, महासागरीय दबाव। पहले इसको समझिए कि अगर किसी भाग में नमक ज्यादा है तो नमक सॉलिड होता है, तो जो नमक पे सूर्य की किरणें जो पड़ेंगी तो नमक भी कुछ अपने में सूर्य की ऊर्जा को रखेगा, तो कंट्रोल, टेम्परेचर बढ़ाने का भी काम करती है, टेम्परेचर बढ़ाने का भी काम करता है नमक, ठीक। और दूसरी चीज है ओशनिक प्रेशर। अब मान लीजिए, देखिए क्या है, अब प्रेशर को समझिए। जैसे मान लीजिए एक पानी है ना, इतना पानी है, तो इसमें जो ये वाला है ए है और बी है, ठीक है। ए वाले में जो सैलिनिटी है वो मान लीजिए है 125 पर 1000, ठीक है। यहाँ का पानी में ये सैलिनिटी है, और यहाँ के पानी में, यहाँ पर जो पानी है उसमें 250 सैलिनिटी है, ठीक है। फिर यहाँ पर सैलिनिटी ज्यादा है, यहाँ पर कम है। तो आपको पता है ये गाढ़ा है और ये पतला है ना, ये थिक है, ये थिन है। तो इसका प्रेशर कम होगा या इसका प्रेशर कम होगा, दबाव किसका कम होगा, ए या बी का? दबाव किसका कम होगा, ए का या बी का? पता सर है? ए का होगा। बस ये का ए का होगा, ठीक है। तो यानी पानी इधर से इधर चलना शुरू हो जाएगा। तो ये ओशनिक प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। तो ये था। तो तो इस तरह से ये ध्यान रखना है आपको कि यहां पर प्रेशर भी कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ये था आपका ओशनिक करंट, और हेडिंग डाल दीजिए ओशनिक सैलिनिटी, हेडिंग डाल दीजिए ओशनिक करंट, ठीक है। इसको हम लोग कल ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 10:30 बजे से आपका क्लास है टेस्ट का, ठीक है। 10:30 बजे से, यस सर। ठीक है। 10:30 पे मिलते हैं टेस्ट।